तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव और इस पोर्टल के माध्यम से हम आपसे कन्वर्सेट करते हैं। हम का मतलब मैं और बहुत से इस वीडियो को शूट करने के लिए बहुत से पीछे ऐसे भी बैक एंड पे लोगों का एफर्ट होता है जो एक राइट कंटेंट समय पे डालते हैं आपके प्लेटफॉर्म्स पर और एक अच्छे नॉलेज शेयरिंग पार्टनर की तरह हम लोग जो है कन्वर्सेट करते हैं। आज का जो टॉपिक जिस पर कि मैंने ये वीडियो बनाया है, बेसिकली ये टॉपिक जो है वो कोई मैं आपको कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराने जा रहा हूँ, ना ही कोई ऐसा मैं मूल मंत्र या गूढ़ मंत्र देना जा रहा हूँ जिस पर कि मैं ये कहूँ कि कोई क्वेश्चन सॉल्विंग है या कुछ ऐसी चीज जिसमें कि आपका एक टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट बने किसी क्वेश्चन को लेकर। तो इस चीज को आज मैंने एक जनरल कन्वर्सेशन के लिए वीडियो बनाया है और ये वीडियो इस बात को इम्पोर्टेंस देता है कि आजकल हम एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एआई के रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एडिटेबल कंटेंट्स, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे मैटर्स मार्केट में हैं। फॉरेन ऑथर्स के भी हैं और हमारे इंडियन ऑथर्स के भी हैं। बहुत सारी ब्रांचेस बनी हैं इसको लेकर, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गई, ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटी साइंसेस हो गई। ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो इसको लेके बनी है एआई को लेकर। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ये वीडियो मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, द रीजन इज दैट कि अभी हमने हाल ही के न्यूज में ये सुना था, अभी मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों पहले की बात है, जब गूगल के एक एआई डेवलपर ने या कह सकते एआई हेड ने इस्तीफा दिया है कि ये एआई जो है, मैं एक किसी ऐसे चीज का या ऐसे किसी थिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिससे जो आगे चल के ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन में इसका यूज आए। तो उनका सीधा सा इशारा, सीधा सा पॉइंटिंग उनकी एआई की तरफ थी और बहुत ही उनका क्लियर विजन था। हम लोग ने जब एआई को स्टार्ट किया था, मैं खुद भी, जो मेरी स्टडीज रही हैं, मैं कितनी बारी मैंने ये चीज डिपिक्ट की है। मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस को लेके रहा है, एमटेक और पीएचडी दोनों रोबोटिक्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पर रही है। हम लोग जो, मैं सिर्फ मैं ही नहीं, जो इस फेज से जो भी फैकल्टीज है, जो भी एजुकेशनलिस्ट इस चीज से मुखातिब होते हैं या कह सकते हैं जो जिन्होंने इसके बारे में स्टडीज की हैं, वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि एआई जिस तरह से हमारा ब्रेन भी अपने पिछले कुछ समय से डेवलप कर रहा है, जैसे 1980s का जो ह्यूमंस का ब्रेन था, फिर 1990s का जो ह्यूमंस का ब्रेन था, ये हमारी समाज जो हमारा समाज या लोकेलिटी को बनाता है, 2000 का जो ब्रेन था, 2010 का जो ब्रेन था, उसके बाद 2020 एंड ऑनवर्ड्स का जो ब्रेन है। तो इनमें आप देख रहे हैं कि इनमें बहुत से चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जो हम प्रीवियस जो हमारे कल्चरल वैल्यूज थे उनको हमने क्या किया है, अब वो एक ऐसी चीजें लगती हैं, ऐसे लगता है अरे ये क्या चीज है, तो बहुत ये उस समय क्या हम लोग इतने डम थे या इतने बेवकूफ थे जो हमने ये काम किया। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं चीज लगती होगी कि हमने क्या, हम ये पुरानी चीजों में क्या ऐसे हमने ये चीज हम पसंद करते थे, हम डाउट करते थे कि क्या ये चीज हम पसंद करते थे। अब देखते हैं तो चीजें मॉडिफाइड होती चली जा रही हैं। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन भी सीख रहा है, लर्न कर रहा है एनवायरमेंट से और बेटर इवॉल्व होने के लिए। यही एबिलिटीज हम डाल रहे हैं अपने सिस्टम में, रोबोटिक सिस्टम्स में या किसी ऑटोनॉमस मशीन्स में, जो डेवलप करेंगे ये टेम्परामेंट कि हम ज्यादा से ज्यादा नई चीजें सीखें और एडवांस हो। अगर हम अपनी पुरानी चीजों को कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, लाइफ स्टाइल अपग्रेड हुई है। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं, ना ही कोई अपर बाउंड मान के चलते हैं, अमीर या गरीब मान के चलते हैं, एक जनरल प्रेडिक्शन लेके चलते हैं, तो हर एक की लाइफ अपने प्रीवियस लाइफ से 10 से 20%, अगर मिनिमम भी अपग्रेडेशन आप देखें, 10 से 20% का अपग्रेडेशन हुआ है उसकी लाइफ में। तो ये अपग्रेडेशन, अगर हम कभी कभी आप लोगों को देखते सुनते होंगे ये चीज कि पुराने वाला या प्रीवियस जो हमारा जो कल्चरल वैल्यूज थी वो बेटर थी रादर देन अब, क्योंकि अब हम मोर प्रैक्टिकल हो चुके हैं, हर चीज में आउटपुट ढूंढते हैं, वही बिल्कुल वैसे ही मैथमेटिकल सिनेरियो फॉलो करते हैं जिस मैथमेटिकल सिनेरियो को एक मशीन फॉलो करती, हमेशा बेनिफिट और आउटपुट को देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मेन एम ये था कि क्या जो एआई है, ये इसका इवोल्यूशन जहां तक भी जाएगा, तो क्या ये इवोल्यूशन सही है कि नहीं, इस पर बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सारे लोग इस पर अपनी राय रखते हैं। जिन साइंटिस्ट ने अपना इस्तीफा दिया गूगल से, गूगल जैसी बड़ी कंपनी से,
उन्होंने एआई का डेवलपमेंट ह्यूमन के टास्क को ईज करने के लिए दिया था, ऐसे ह्यूमन का टास्क हमारा इजीली परफॉर्म हो जाए। कुछ कंप्यूटेशन मेथोलॉजीज ऐसी दी थी जिससे कि हमारा प्रोसेसिंग जो है वो इजी हो जाए। लेकिन क्या ये प्रोसेसिंग आगे चलकर एक डिजास्टर खड़ा कर देंगी कि नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो एक इक्वेशन में लाया हूं, इस इक्वेशन से हम समझते हैं अपने एमटेक टाइम में, क्योंकि मैंने जो मेरी एजुकेशन रही है उस एजुकेशन में मैंने ये कोरिलेट किया है कंप्यूटर साइंस को, या हम कह सकते हैं एक ऑटोनॉमस मशीन के इंटेलिजेंस को और उसके फिजिकल पार्ट से, क्योंकि बीटेक कंप्यूटर साइंस का रहा है, एमटेक और पीएचडी दोनों ऑटोमेशन का या रोबोटिक्स का रहा है। तो हम ये अच्छे से समझ सकते हैं कि एक किसी का विजन, किसी मशीन का एक व्यू पॉइंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें वो सोच सकती है और क्या क्या चीजें इनमें इंडल्ज की जा रही है और क्या क्या ऐसी चीजें जो मशीन अपने आसपास के परिवेश से सीख के निकाल रही है। तो एक छोटा सा ये एक इक्वेशन है जिससे कि हम सिग्निफाई कर सकते हैं कि जो ह्यूमन ने किस तरह से मशीन को बनाया और उस मशीन में इंटेलिजेंस डालने की ये इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, इसे लिखा भी है कि एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें कहा गया है कि नेक्स्ट जनरेशन, हाउ टू कैलकुलेट अवर नेक्स्ट जनरेशन इन एआई। तो नेक्स्ट जनरेशन को कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला ह्यूरिस्टिक बेस्ड अप्रोच से गवर्नड है। इस फॉर्मूले में कहा गया कि ऑफ स्प्रिंग मतलब नेक्स्ट जनरेशन का पैरामीटर। इसे हम अगर एक बेबी को कहते हैं तो बेबी किसी पेरेंट का ऑफ स्प्रिंग होता है, एक मदर और फादर का ऑफ स्प्रिंग क्या हुआ, उसकी नेक्स्ट जनरेशन हुई। तो हम नेक्स्ट जनरेशन किसी भी आर्टिफिशियल ऑटोनॉमस मशीन में एक नेक्स्ट जनरेशन का सिमुलेशन हम करेंगे कैसे। तो ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू बेस्ट पेरेंट प्लस आर इज अ इंटीजर वैल्यू, वी कैन से इंटीजर और रियल नंबर कह सकते हैं, इनटू स्टार, मतलब वैसे स्टार का मतलब कन्वोल्यूशन होता है यहाँ पर। ठीक है, स्टार ब्रैकेट में बेस्ट पेरेंट माइनस वर्स्ट पेरेंट। अब सिस्टम के अंदर हमने ये चीज फीड कर दी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, आर क्या है, आर इज अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। क्योंकि ये 0 1 के बीच में क्यों रखा गया, क्योंकि हमारा बाइनरी सिस्टम जो है वो 0 1 पे के हिसाब से ही अपने डिसीजंस को लेता है। हालांकि 0 1 अब कोई लिमिटेशन नहीं रह गई, क्योंकि 0 1 के ऊपर भी क्वांटम आ गया जिसमें कि इनफाइनाइट स्टेट्स होती हैं 0 1 के बीच में। ठीक है, लेकिन अगर हम बेसिक लेके चले जहां से स्टार्टिंग हुई नेक्स्ट जनरेशन की कंप्यूटेशन की, जिनको हम कहते हैं न्यूरोफजी कंट्रोलर या न्यूरोफजिफिकेशन, जहां पे न्यूरल नेटवर्क्स को और फजी एल्गोरिथम्स को मिला के हमने तब तक का एक एडवांस सिस्टम डेवलप किया था जो कि अब ओवरकम हो गया है क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आर इज अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो ये एक्चुअल में ये जो रैंडम नंबर है, ये रैंडम नंबर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि हम चाहते हैं कि हम सुपरवाइज करें इस चीज को। इस ये रैंडम नंबर मशीन जनरेट ना करे, ये रैंडम नंबर हम इस पर कंट्रोल रखें जिससे कि नया ऑफस्प्रिंग हमारे हिसाब से कंप्यूटेशन में आए, या हमारे हिसाब से ये ऑफस्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन हमारे हिसाब से फ्लोरिश करे। ठीक है, तो इस रैंडम नंबर की जो भी कंप्यूटेशन है या इस रैंडम नंबर को जनरेट हम कैसे करेंगे और कैसे भी करें, हम इस रैंडम नंबर के जनरेशन पे हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल रहे, ये हम चाहते हैं। सारी जो लड़ाई है 3 चीजों में बटी है, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बना चुका हूं। हमारे पास 3 फेज थे। सबसे पहले था ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसको हम VKI कहते थे, दैट इज नैरो इंटेलिजेंस। इसमें हम सिंपल चेक प्लेयर गेम जो होता था या इस तरह के गेम्स होते थे। उसके बाद आया हमारा AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिस फेज में अभी हम हैं। और उसके बाद आया हमारा, इसके बाद हम जाएंगे ASI पर, दैट इज द सुपर इंटेलिजेंस, इट इज द सुपर इंटेलिजेंस। तो हमारी सारी ह्यूमैनिटी इस पर कंसंट्रेट कर रही है कि इस पर हमें किसी तरह पहुंचना है, AGI से ANI पर पहुंचना है। तो डेफिनेटली AGI जो है, जो ASI जो होगा वो हमारा काम बहुत आसान कर देगा। बहुत से डिसीजंस ऐसे होंगे जो इंडिपेंडेंटली लिए जा सकेंगे। कुछ ऐसी केसेस भी होंगे जहां ह्यूमन सुपरविजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मशीन अपने आप इसी रैंडम नंबर को चूज करके नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देगी। ये ऑफस्प्रिंग कुछ भी हो सकता है। ये ऑफस्प्रिंग माइट बी पॉसिबल कि ऑफस्प्रिंग जो है ये कोई एंटिटी हो, या माइट बी पॉसिबल कि ऑफस्प्रिंग कोई डिसीजन हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ नेक्स्ट जनरेशन का पैरामीटर है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, माइट बी पॉसिबल कि कोई डिसीजन नेक्स्ट जनरेशन का हो, माइट भी कोई एंटिटी हो, ठीक है, माइट भी कोई पैरामीटर हो। बेसिकली ये डिसाइड करता है नेक्स्ट जनरेशन का डिसीजन पैरामीटर। तो ये कैसे होगा, बेस्ट पेरेंट हम कैसे
छानेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि व्हाट इज द बेस्ट पेरेंट। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम अपने बीटेक में पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस में। एल्गोरिथम्स होती हैं, डिजास्टर हैं, प्रिम्स एल्गोरिथम्स हैं, बहुत सारी स्टार एल्गोरिथम है जिसमें कि नए पेरेंट को हमें किस तरह से मिनिमम रिसोर्सेज से बनाना है। बेस्ट पेरेंट का सिग्निफाई करता है कि बेस्ट पेरेंट मतलब वो पेरेंट जो प्रीवियस पैरामीटर से आया हो और उनमें सभी अच्छी क्वालिटीज हो। ठीक है, सभी अच्छी क्वालिटीज मतलब सभी डिजायर्ड क्वालिटीज हो जो कि उस एनवायरमेंट के लिए और सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन के लिए वो क्वालिटीज किसी भी पेरेंट में चाहिए, किसी भी एंटिटी में चाहिए जो इंडल्ज होकर हमारा आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो वो बेस्ट पेरेंट है। ये बेस्ट पेरेंट कैसे सिलेक्टेड हुआ है? ये बेस्ट पेरेंट सिलेक्ट हुआ है प्रीवियस ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजीज से, बहुत सारी ये डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम से एआई में, इससे हमने यहां तक हम ले आए। ऑफ स्प्रिंग हमारा क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में आने वाला है, आने वाला डिसीजन है जो कि इन्हीं सबसे मिलके बनेगा। प्लस आर इंटू कन्वॉल्व हुआ किसमें, बेस्ट पेरेंट माइनस वर्स्ट पेरेंट। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां भी समझना है कि बेस्ट पेरेंट और वर्स्ट पेरेंट क्या है, व्हाट इज बेस्ट पेरेंट एंड व्हाट इज वर्स्ट पेरेंट। बेस्ट पेरेंट वो पेरेंट जो हम यहां लेकर आए थे जिसके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, और वर्स्ट पेरेंट क्या है, वो उसकी मैक्सिमम या कह सकते हैं कि किसी भी एंटिटी, किसी एल्गोरिथम की वो वर्स्ट केस, उसका कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस सिनेरियो जिसमें कि वो बिल्कुल ही बेकार परफॉर्म करता है, या एक ऐसा डोमेन जहां पे हर चीज जो है वो एंटी हो, उसके बाद जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करे वो वर्स्ट पेरेंट की कैटेगरी में आएगा। मतलब वर्स्ट पेरेंट का मतलब यहाँ ये वो एंटिटी रिप्रेजेंट करती है जहां पे जो उस मशीन का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर हो। ठीक है, इनके डिफरेंस से हम निकालना क्या चाहते हैं? इनके डिफरेंस से हम ये निकालना चाहते हैं कि इवॉल्विंग रेट या लर्निंग रेट क्या होगा। बेसिकली यही इनकाउंटर करता है आगे चल के लर्निंग रेट को, जिसको हम ईटा कहते हैं, दैट इज द लर्निंग रेट पैरामीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया टेक्निकलिटी की बात कि हमने कहा कि जो सारा जो हमारा एम्फेसिस है कि एआई अच्छे की तरफ जा रही है, या एआई हमेशा अच्छी रहेगी, या एआई को इवॉल्व करना चाहिए, तो उसका ये एग्जाम्पल है कि एक्चुअल में एआई का इवोल्यूशन हम या कोई भी एक साइंटिस्ट ये सोचता कैसे हम नेक्स्ट जनरेशन को पहले जनरेशन से बेटर बनाएंगे। बहुत सारे मॉडल्स इसके अंदर आए, परसेप्ट्रॉन मॉडल आया, वेट एडजस्टमेंट टेक्निक्स आई, ये सब टेक्निकलिटी फैक्टर है। जो बच्चे या जो हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि वो टेक्निकल टर्म से उतना ज्यादा वाकिफ ना हो या उससे ज्यादा अडॉप्ट ना हो, तो उनके लिए मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि हम नेक्स्ट जनरेशन को जब हम इवॉल्व करने की बात करते हैं, तो हमने जो सिस्टम हम लोग ने ऐसा डिजाइन किया है कि नेक्स्ट जनरेशन कैसे इवॉल्व हो। नेक्स्ट जनरेशन प्रीवियस की खामियों को देखते हुए इवॉल्व हो, और प्रीवियस जो हमारी जनता है या जो हमारा प्रीवियस हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं कह सकते हैं, प्रीवियस हमारे जितने भी एग्जिस्टेंट एंटिटीज हैं, वो उनकी खामी या उनमें क्या कमी रह गई जो नेक्स्ट में इवॉल्व करने में मदद करे, वो कमी जो है वो ये बेस्ट पेरेंट माइनस वर्स्ट पेरेंट, ये आपका लॉजिकल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो पूरा कर देता है। तो ये एक्चुअल में ये ऑफस्प्रिंग कैसे सीख रहा है, ये अपने बेस्ट पेरेंट के गुण ले रहा है, साथ साथ में इवॉल्विंग पैरामीटर ले रहा है। इवॉल्विंग पैरामीटर मतलब लर्निंग रेट, कैसे लर्न कर रहा है बेस्ट जो गुड क्वालिटीज हैं और सबसे बेस्ट क्वालिटीज हैं उनके डिफरेंस से। अब हर आइट्रेशन का मतलब हर नेक्स्ट फेज में, जब ये ऑफस्प्रिंग 1 सपोज है, ऐसी ऑफस्प्रिंग 2 जो इसका आउटपुट आएगा वो बेस्ट पेरेंट बन जाएगा, फिर वो नेक्स्ट से कंपेयर करेगा वर्स्ट पेरेंट से, फिर उसका एक डिसीजन बनेगा जो नेक्स्ट फेज में जाएगा। तो एक्चुअल में ये ये बेस्ट पेरेंट माइनस वर्स्ट पेरेंट का डिफरेंस जो कर रहे हैं, यही बता रहा है कि हमें पुरानी या हमारी प्रीवियस पॉपुलेशन में क्या खामियां, क्या एरर रह गई थी जिनको हमें कवर करना है। अब इस जो एरर रह गई होगी उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आर वाले फैक्टर से। ये आर वाला फैक्टर एक्चुअल में एक कांस्टेंट है, एक ऐसा वेरिएबल कांस्टेंट है जो इसको हम रैंडम नंबर जनरेशन एल्गोरिथम से निकालते हैं। ये भी एल्गोरिथम हमारी सिस्टम की ही देन है, या हमने आरएनजी एल्गोरिथम्स जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या डिजाइन ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं, उसमें रैंडम नंबर जनरेशन एल्गोरिथम्स आती है, तो उसके थ्रू हम इसको जनरेट करते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हम अपने एटीएम का पिन जो है वो एक कवर में, पहले जब आता था एक ब्लर्ड कवर में अंदर से प्रिंटेड आता था, जो जनरेट करने वाला उसको नहीं पता होता था कि उस पिन के अंदर क्या कौन सा रैंडम नंबर जनरेट हुआ है। तो एक्चुअल में हम अगर इस पूरे इक्वेशन को देखें, कैलकुलेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, इसमें हम देखते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, एक ह्यूमन बीइंग के हाथ में क्या है, ह्यूमैनिटी को रोकने के लिए हमारे हाथ में क्या है, इसी रैंडम नंबर का कंप्यूटेशन। कम से कम किसी भी ऑटोनॉमस मशीन को बुद्धि देते समय
हमें इस रैंडम नंबर की को जनरेट करने के लिए ये जो ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, ये हमारे पास है या किसी मैन के पास है। क्योंकि ह्यूमैनिटी अगर लगानी है किसी चीज में, ह्यूमन बिहेवियर को लाना है, ह्यूमन भावनाओं को लाना है, तो यही इकलौता ऐसा टूल है हमारे पास जिसके थ्रू ये चीज हमारा नया ऑफस्प्रिंग जो होगा, जो जनरेट होगा, उसके अंदर एक ह्यूमैनिटी वाला कॉन्सेप्ट भी परसिस्टेंट रहेगा। वरना बाकी सब कुछ जो है वो मशीन के पास है। ठीक है, तो अब ये मैंने इक्वेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मैंने क्यों बताई, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हम इसको इस बात से हम ये कह सकते हैं कि क्या एआई अच्छी है, एआई बुरी है, या उसका डेवलपमेंट अच्छा है या डेवलपमेंट बुरा है। तो ये बहुत क्लियर कट एंड शॉर्ट बात है कि जैसे जैसे हमारा दिमाग इवॉल्व हो रहा है, हमारा दिमाग जो इवॉल्व होता है, हम पहले इससे पहले मैंने कॉग्निटिव साइंसेस पे मैंने एक लेक्चर बनाया था, कॉग्निटिव साइंसेस। तो हमारा दिमाग कॉग्निटिव साइंसेस के हिसाब से इवॉल्व होता है। कॉग्निटिव साइंसेस जो आसपास के परिवेश से हम सीखते हैं, हमारा इंटेलिजेंस बढ़ता है। सेकेंड क्लास में इंटेलिजेंस कुछ होता है, फोर्थ क्लास में इंटेलिजेंस कुछ होता है, एथ क्लास में इंटेलिजेंस कुछ होता है, इन्वायरमेंट को देख के होता है। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है तो 20% ही चांसेस हैं कि ह्यूमैनिटी को प्रिजर्व करने के लिए इस रैंडम नंबर का जो जनरेशन हो वो एक इंसान के द्वारा ही हो। आगे चल के जैसे कैप्चा आप देखते हैं, वैसे रैंडम नंबर जनरेशन, किसी रैंडम नंबर जनरेशन एल्गोरिथम में कोई भी एल्गोरिथम ऐसा है जो इस आर को प्रोड्यूस कर सकती है और अब तक कर ही रही है। तो अगर इसी रेट से हम बढ़ते रहे, जहां पे लर्निंग रेट कोफिशिएंट भी सिस्टम ही डिसाइड करेगा हमारा, तो एक बहुत सीधी सी बात है कि एआई आगे चल के डिस्ट्रक्शन की तरफ ही जाएगी। और यही अंदेशे को रखते हुए उन साइंटिस्ट ने, उस एआई हेड ने, जो गूगल का एआई हेड था, उसने रिजाइन किया है कि मैं इस चीज का कारण नहीं बनना चाहता कि कोई मुझसे ये कहे कि एआई का जनरेशन आपने किया, इसी वजह से ये हुआ या आगे चल के डिस्ट्रक्शन आया। क्योंकि ऑटोनॉमस मशीन को जितनी इंटेलिजेंस हम देते जाएंगे, जैसे मैंने यहां कहा, जैसे जितना हम एएसआई की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, नो डाउट कि हमारा काम आसान होते चले जाएंगे, हम बहुत स्मूथ फंक्शनिंग की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग, जो हमारे 5 पैरामीटर्स हैं या हमारे जो लॉज हैं किसी ऑटोनॉमस मशीन को गवर्न करने के, वो वीक होते चले जाएंगे। क्योंकि वो लॉज आगे चल के सब्जेक्टिव हो जाएंगे। किसी को वो पसंद है, किसी को कोई चीज इंक्रोच करनी है, तो उसके लिए वो लॉज चेंज होंगे। उन लॉज के हिसाब से उस मशीन में इस तरह के जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, जिनकी लर्निंग रेट को चेंज करते हैं, वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चल के सब्जेक्टिव हो जाएगा। चूंकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो जाएगी, इसीलिए ह्यूमैनिटी का भला वो आगे चल के बहुत हद तक मैं ये कह सकता हूं कि केवल 10 या 20% ही माने कि इससे आगे चल के बहुत से लोग खुश होंगे। सिर्फ मैं एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता हूं कि बहुत लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इज अनदर थिंग। अभी हम बात करते हैं केवल ह्यूमैनिटीज पर कि क्या एआई ह्यूमैनिटीज के लिए सही है, सही दिशा में बढ़ रहा है, इसके आगे सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव अपॉर्चुनिटीज क्या है इसकी। तो वो सारी चीजें इस इक्वेशन पे गवर्न करती हैं। और उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, अगर कोई एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जो इतने सालों से किसी चीज का डेवलपमेंट में रहा हो, और अगर वो इस्तीफा दे रहा है और अपनी जॉब को रिजाइन कर रहा है एक अच्छे पोजीशन पे रहते हुए, तो एक छोटी ये बात नहीं है। बहुत ज्यादा विचार करके ही उन्होंने ये लिया होगा डिसीजन, और इस डिसीजन का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। क्योंकि एआई जो है वो आगे चल के बहुत हानिकारक हो जाने वाली रीजन मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसके अपार्ट और कुछ ऐसा था नहीं जो मुझे लगे कि मैं इसके साथ इस लेक्चर को, और या इस लेक्चर कह सकता हूँ, या मैं इसको लेक्चर नहीं कहना चाहूंगा, एक फॉर्मल डिस्कशन करना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ इस पोर्टल के माध्यम से। तो मैंने जब इस चीज को, जब ये चीज को पढ़ा, और मैं खुद भी जब मैंने अपने रिसर्च वर्क में इस चीज को देखा, मैंने स्वार्म इंटेलिजेंस पे काम किया है। जब जो हम डिसेंट्रलाइज नेटवर्क से डिसेंट्रलाइज एंटिटीज को हम कैसे कंट्रोल करें, जैसे हम कह सकते हैं छोटी छोटी रोबोट्स को हम कैसे सिंक्रोनाइज करें कि वो एक ह्यूज टास्क को कर पाए, वो स्वार्म इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। इस बहुत सारी टेक्निक्स इसमें भी और आगे आएंगी, और भी आगे लोग नए नए डोमेन से पीएचडी करेंगे, रिसर्च वर्क करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, चाहे किसी भी चीज में आप देख लीजिए, अगर हम ह्यूमैनिटीज से बहुत ज्यादा आगे एडवांस में जाएंगे, शायद नेचर भी नहीं चाहती कि इतना आगे एक इंसानी दिमाग सोचे। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी इन्वेंशन हुए हैं आगे चल के, वो कुदरत को, या हम कह सकते हैं हमारी ज्योग्राफिक एरिया को
पॉल्यूट कर रहे हैं या किसी तरह हैरेस कर रहे हैं, और अंत में हर चीज की एक थ्रेशोल्डिंग लिमिट होती है, उसके बाद फिर हमें नेचर के परिणाम दिखते हैं। ठीक है, तो बस इसी डिस्कशन के साथ मुझे लगता है कि वीडियो में बहुत कुछ हो गया, अब इसको एंड करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।